हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मैं आप लोगों को पहले एसएससी एमटीएस के करीब 55 सेट में कंप्लीट करा चुका हूँ। इससे पहले मेरी एसएससी एमटीएस की सीरीज़ चल रही थी जो 2024 को एग्ज़ाम को टारगेट कर रही थी, और इस टारगेट को हासिल करने के लिए करीब मैं सेट 55 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। अभी तक इतना बड़ा कंपाइलेशन किसी टीचर का नहीं डला हुआ है यूट्यूब पे, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। जो टीचर मेरे संपर्क में, अभी तक किसी टीचर ने इतने 55 सेट का पूरा कंपाइलेशन एमटीएस का नहीं डाला है, लेकिन बेटा मैंने शेयर किया है। अगेन इस सीरीज़ के अंदर अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल के। क्या लेकर आए हैं हम लोग आपके लिए? एसएससी सीजीएल के कंटेंट लेकर आए हैं। अब सीजीएल में हम किसको टारगेट करेंगे? सीजीएल में हम टारगेट करने वाले हैं मेंस एग्जाम को। मेंस में भी अब 2024 मेंस एग्जाम है सीजीएल का टायर 2 में, जिसमें ध्यान रखते हुए हम लोग आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सेट आपको करा रहे हैं। 2023 का मैं करा चुका हूं। अब 2022 के अंदर कौन कौन सा किस तारीख को हुआ था? 2022 का जो मेंस है वो 3/3/2023 को हुआ था। तो आज हम इस टारगेट को हासिल करेंगे। ठीक है बेटा? तो जो बच्चे मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं वो मेरे से जुड़ सकते हैं। एक ज़रूरी चीज़, मेरे लेक्चर के अंदर आपको कोई फालतू बकवास नहीं मिलेगी। प्लीज़ किसी तरह के मोटिवेशन पे ना जाएं। आप ही खुद वो व्यक्ति हो जो अपना मुकद्दर लिख सकते हो। आप ही अपनी किस्मत के लेखक हो। दुनिया का कोई भी मोटिवेटर या कोई भी मोटिवेशन आपको नहीं सुधार सकता है जब तक आप अपनी परिस्थितियों को अच्छे से आकलन ना करें। ठीक है? अच्छे से तैयारी करें। कहीं भी कोई भी डाउट आता है इंग्लिश से रिलेटेड, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास में। आपको बताना है, एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। तो पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है, मार्वल कॉमिक क्रिएटेड सुपरमैन। आपको ध्यान रखना है, अगर एक्टिव वॉइस में कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो पेसिव वॉइस बनाते समय आपको बनाना है वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लगाना है। तो एक्टिव वॉइस में ये रही सेकंड फॉर्म। आपको वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म दिखनी है। यहाँ पे इज एम आर आ रहा है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे इज एम आर आ रहा है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे वाज आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है, ये ठीक है, वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर भी वाज आ रहा है, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आ रही है। लेकिन एक ज़रूरी चीज़, मार्वल कॉमिक सब्जेक्ट है, सुपरमैन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है और सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है? लास्ट में चला जाता है। ज़्यादातर बच्चों को पता है इसके बारे में। एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, यानी क्रॉस में हो जाता है। ऐसा क्रॉस कनेक्शन बन जाता है। ठीक है? अभी फिलहाल आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2। Here the question number 2 belongs to the one word substitution. The question is there, photographer who follows celebrity। ऐसे फोटोग्राफर जो सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं और उनके फोटो लेते हैं और उन फोटो को बेच देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पहला है इंटरव्यूअर। इंटरव्यू लेने वाले को क्या बोलते हैं? इंटरव्यूअर। एडिटर, जो संपादक होता है उसको एडिटर बोलते हैं। रिपोर्टर, जो रिपोर्ट देगा, समाचार देगा, समाचार संवाददाता रिपोर्टर होता है। अब पेपरजी कौन होता है? पेपरजी ही वही व्यक्ति होता है जो क्या करता है? सेलिब्रिटी के फोटोओं को खींचेगा और फोटो खींचने के बाद में इन फोटोज को क्या कर देगा? सेल कर देगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है? खासकर ऐसे कई सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ की पार्टी में जाते हैं, उनको फ़ोटो खींच लेते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद में उन फोटो को कई सारे न्यूज़पेपर कॉलम में बेच देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पापरजी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। चलिए नंबर 3 पर आ जाइए। थर्ड में क्या पूछा गया है? आपको पैसिव वॉइस बनाना है। अगेन देखिए वही स्ट्रक्चर आ रहा है। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करूंगा। मैं सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए और ऑब्जेक्ट आ जाए। तो पैसिव वॉइस बनाते समय पहले आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, देन आप क्या रखेंगे? वाज या वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बाय रखेंगे और देन आप किसका यूज़ करने वाले हैं? सब्जेक्ट का। तो ये रही सेकेंड फॉर्म। अब आपको सेकेंड फॉर्म मिल गया, आपको क्या ढूंढना है? वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म। ये यहाँ पर क्या आ गया? सेकंड फॉर्म आ रही है डायरेक्ट, ये तो गलत हो गया। एड बीन आ रहा है, गलत हो गया। एड बीन आ रहा है, गलत हो गया। फोर्थ वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे? देखिए, ही यहाँ पर हिम क्या था? ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आके बन गया ही। वाज हो गया, थर्ड फॉर्म आ गया और फिर बाय प्लस सब्जेक्ट आ रहा है हमारे। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए बहुत आसान आया है। प्लीज़ अगर आप एसएससी सीजीएल का मेंस देने जा रहे हैं तो डिग्री वाले चैप्टर को ज़रूर करें।
इसके क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहे हैं, 2023 के पेपर में भी देखने को मिला है, 22 में भी चल रहे हैं, हम लोग टायर 2 का मेंस देख रहे हैं अपन लोग 2022 का, इसमें भी क्वेश्चन आया है। कंपैरेटिव डिग्री, जब भी देन आता है तो कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, स्लोअर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। देखिए कास्ट 22 सिचुएशन, बेटा सुनने में थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगी, जो पीडीएफ फाइल मैंने आपको आइडियम्स एंड फ्रेसेस की भेजी है उसमें मेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है, वही मेरी फाइल के अंदर है, पीडीएफ वाली फाइल के अंदर दिया गया है। अगर किसी को नहीं मिल पाए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर मेरे को लिंक शेयर कर दीजिए, मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिए, सर मेरे को वो पीडीएफ चाहिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। एटलीस्ट आपको जो भी डेटा चाहिए मुझे बताइए, आप बताएंगे नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखो भाई मैं तो एक डॉक्टर हूँ, जब तक मरीज अपनी बीमारी नहीं बताएगा मैं कैसे दवाई दे दूंगा भाई, मरीज को बताना पड़ेगा, पेशेंट को बोलना पड़ेगा। कैश 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर, अब ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति काफ़ी फंसा रहता है। 22 सिचुएशन का मतलब ये हो गया कि परेशानी में है व्यक्ति, लेकिन ऐसी परेशानी में है जिसका कोई हल नहीं निकलने वाला है, ऐसी परेशानी जिसका कोई हल ना निकल पाए। तो देखिए पॉजिटिव आउटकम इन टफ सिचुएशन, सकारात्मक परिणाम आए खतरनाक परिस्थितियों में नहीं। वर्दी सक्सेसर ऑफ टू द थ्रोन, ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, एक योग्य वंशज जो सीट पर गद्दी पर बैठेगा नहीं। हेल्ड एज द अल्टीमेट चैंपियन, किसी को हमने अल्टीमेटली चैंपियन मान लिया गया, ऐसा नहीं। क्या हो जाएगा, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थितियां, इन विच द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल, इतनी कठिन परिस्थितियां जिसके अंदर उसका सोल्यूशन मिलना बड़ा मुश्किल हो। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में क्या करना है, आपको दिए गए सेंटेंस का ऑर्डर अरेंज करना है, यानी ये स्टोरी अरेंजमेंट से रिलेटेड आ गया। मैं आपको कुछ चीजें ट्रिक आपको बता दूं, कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में देन तो आता ही नहीं है, तो ऑप्शन जिससे ए स्टार्ट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो भैया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब देखिए सी को तो आपको पढ़ना नहीं है, या तो बी को पढ़ना है या डी को पढ़ना है। अब बी और डी में से किसी एक का फैसला आपको करना पड़ेगा कि क्या आएगा, पहले डी आएगा कि बी आएगा। तो देखिए अगर मैं डी को पढ़ता हूँ, द 2 men कैरीड हिम टू अ बेड, देखिए 2 लोग उसको बेड पे ले गए एंड पुट हिम केयरफुली, और उसको ध्यान पूर्वक से या अच्छी तरीके से उसको बेड पे लेटा दिया। लेकिन किसको ले गए, क्या हुआ था, क्यों उसको लेटाया गया, भाई पहले एक एक्सीडेंट हुआ होगा। तो पहले क्या हुआ होगा बेटा, पहले हुआ एक एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में क्या हुआ, आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट, एक खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद फिर आ गया सी, अ कार टुक रमन टू हॉस्पिटल, एक कार रमन को हॉस्पिटल ले गई। फिर आ गया डी, 2 men कैरीड हिम, 2 लोगों ने रमन को उठाया और बिस्तर पे आराम से लेटा दिया। देन अ नर्स केम एंड डॉक्टर, उसके बाद में नर्स आई और फिर क्या आया, डॉक्टर आया। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये थोड़ा सा एक नया पैटर्न कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं थोड़ा फिरकी वाला क्वेश्चन, इसी को कहूंगा मैं। इट वॉज फेयरली फाउल डे, ये पूर्ण रूप से क्या था, एक अशुभ दिन था। फाउल का मतलब क्या हो जाता है, अशुभ या गलती भरा दिन था। एज ओमन्स, ओमिनियस का मतलब भी क्या होता है, अशुभ होता है। और अशुभ, कुछ ऐसा अशुभ चिन्ह मिलना है ना, कोई अशुभ साइन मिलना, ठीक है। कुड बी सीन इन द अबेंडेंस, अबेंडेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज की प्रचुरता हो, मतलब अधिकता या प्रचुरता हो। अबेंडेंस फ्रॉम द थ्रेश होल्ड, थ्रेश होल्ड का मतलब होता है दरवाजा। ऑफ हिज बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब क्या हो गया, एक लाइन। बॉर्डर टाउन ईवर सीन द डॉन, डॉन का मतलब होता है भोर होना, सुबह की जो पहली किरण होती है वो डॉन कहलाती है, भोर होना। तो देखिए इधर पे अगर देखेंगे तो एक सेंटेंस के अंदर बोला जा रहा है कि सुबह हो रही है और भोर हो रही है। भोर होते समय क्या है कि कुछ ऐसी अशुभ घटनाएं उस राइटर के उसको देखने को मिल रही हैं, जो शहर का जो किनारा है, शहर का जो बॉर्डर है वहां पे देखने को मिल रही हैं। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे 2 शब्दों का पेयर ढूंढना है जो समान अर्थ रखते हो। पेयरली का मतलब होता है अच्छा होता है, अबेंडेंस का मतलब होता है अधिकता। अच्छा और अधिकता का कोई भी सीधा संबंध देखने को नहीं मिल रहा है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दरवाजा, और डॉन का मतलब होता है भोर होना, इसका भी कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिल रहा है। डे का मतलब होता है दिन, और बॉर्डर का मतलब होता है हद या सरहद, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। फाउल,
फाउल का मतलब होता है कोई की गलती हो, कोई मिस्टेक हो, और ओमिनियस का मतलब क्या होता है, अशुभ। तो यही इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 मेरे हिसाब से तो यही आंसर है। लेकिन अगर आप एसएससी की तरफ देखेंगे तो एसएससी का आंसर बेटा ये सेकंड वाला आ रहा है। मुझे पता नहीं इन्होंने कैसे आंसर लगाया ये, लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर लगना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, तो मैं ऑप्शन नंबर 4 टिक कर रहा हूँ। प्लीज अगर किसी के पास में ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन हो कि एसएससी ने इसका ऑप्शन नंबर 2 क्यों बता दिया है, तो प्लीज़ मेरे को एक बार शेयर करें, मैं उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो सही आंसर निकलना चाहिए ऑप्शन 4 होगा। कभी कभार एसएससी भी गड़बड़ कर जाता है, या हो सकता है सोल्यूशन सीट में गड़बड़ हो गई हो, ये भी हो सकता है। देखिए भैया, अब इतना बड़ा आपको पैसेज दे दिया गया है। पैसेज क्या है, ये पूरा का पूरा स्टोरी अरेंजमेंट है, जिसको हम बोलते हैं PQRS या रीअरेंजमेंट बोलते हैं। देखिए मेरे चेहरे से कुछ एरिया इसका कवर हो गया होगा, तो मैं साइड वाइज हो जाऊंगा, तो जिससे आप आराम से इसको कर सकेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, दिए गए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। आपको इसमें क्या करना होता है, जो सबसे पहले सेंटेंस आएगा उसको अरेंज करना होता है, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को। मैं क्या करता हूं पेपर के अंदर, मैं जाता हूं ऑप्शन की तरफ। देखिए सी 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 और ये रहा डी। इसका मतलब डी वाले की प्रायोरिटी कम है, सी वाले की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो क्या मैं सी वाले को एक बार पढ़ लूं, मैं ऑप्शन सी को एक बार पढ़ लूं। मैं सी वाला बोल रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन ऑल माई लाइफ इज वन ऑफ विच माई टीचर एना मैंसफील्ड सुविलेन केम टू मी। बोलता है मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट डे कब था, जो मुझे याद है कि मेरी शिक्षक कौन थी, एना मैंसफील्ड सुविलेन मेरे घर पर आई या मुझसे मिलने आई। आई एम फिल्ड विद वंडर, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी से भर गई थी। व्हेन आई कंसिडर इमेजरेबल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू लाइव्स which is connected, and it was 3rd of March in 1887, 3 months before I was 7 year old। देखिए जब मैं 7 वर्ष की होने वाली थी, उससे 3 महीने पहले मेरी शिक्षक मेरे से मिलने आई, और वो जो था इट वाज द 3rd मार्च। कितनी मार्च थी, 3 मार्च थी 1887 की। ठीक है, और दो तरह के जीवन थे, एक मैडम से मिलने से पहले का जीवन और एक मैडम के मिलने के बाद का जीवन। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या रखना पड़ेगा, जो अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा वो आपको रखना पड़ेगा सी के बाद में बी। पहला सेंटेंस तो हो गया ए सी, दूसरा होगा बी। आई डिड नॉट नो व्हाट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ द मार्वल सरप्राइज। मुझे नहीं मालूम है कि मेरा जीवन कैसा होने वाला है बाद में। सरप्राइज फॉर मी, मेरे लिए कौन सा सरप्राइज वेट कर रहा है। एंगर, बिटरनेस एंड preyed upon me continually for a week, and a deep languor had succeeded his passionate struggle। देखिए क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट है उसका टीचर उसके घर पर आ रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक टीचर मिलने के लिए आया, उसका कोच उससे मिलने के लिए आ रहा है। अब वो क्या हो रही है कि जो स्टूडेंट है वो उसके दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं कि कहीं टीचर खुश हो जाएगा, कि टीचर गुस्सा होगा, कि टीचर एंग्री तो नहीं हो जाएगा, कोई कड़वे बात तो नहीं बोलेगा। तो ये चीज़ उसके जीवन के अंदर लहर सी छा रही है, प्लस और माइनस की। तो ये जो लहर छा रही है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया ऑप्शन 2 के अंदर। अब आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3, वो क्या बनेगा, ऑन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, दैट इवेंटफुल डे आई स्टूड द पोर्च डम्प एंड एक्सपेक्टेड गेस्ट वेगली फ्रॉम माई मदर्स साइन फ्रॉम द हरिंग टू and through the house that something unusual was about to happen as I went to the door and waited upon the steps। देखो क्या हुआ कि दोपहर के टाइम पर शिक्षक आने वाला है, तो शिक्षक के आने से पहले क्या है, जो स्टूडेंट है वो कहाँ है, पोर्च में खड़ा हुआ है। वहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है ठीक है, वो क्या है, एक आंगन में खड़ा हुआ है, और आंगन में काफी शांत खड़ा हुआ है, कुछ उसके अंदर मनोभाव भी उत्पन्न हो रहा है। वो देख रहा है कि उसकी जो माता जी है पूरे घर के अंदर इधर उधर जल्दी जल्दी घूम भाग रही हैं, भटक रही हैं। वो क्यों कर रही हैं इतनी जल्दी जल्दी, वो टीचर जो आ रहा है उसके अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, अब उस वजह से क्या हो रहा है, वो बच्ची क्या है, गेट पर जाके वेट कर रही है टीचर का कि वो आएंगे, कैसा फील होगा उनको, अचानक से मेरे घर पर आ रहे हैं। तो एक तरह का बच्चों के अंदर एक रिस्पेक्ट होती है टीचर को लेकर, वही चीज वो उधर पे शो कर रहा है। ऑप्शन डी देखिए, द आफ्टरनून सन पेनेट्रेटेड द मास ऑफ द हनीसकल्स। भैया धूप के समय क्या हो गया कि कई सारे ऐसे मधुपान करने वाले मतलब शहद को पीने वाले ऐसे कई सारे भंवरे, तितलियां हुई, भंवरे हुए, ऐसे कई पतंगे उसके आंगन में आ रहे हैं इन द पोर्च। मैं थोड़ा सा साइड वाइज हो जाता हूँ। एंड फेल अपॉन द अपटर्न फेस एंड माई फिंगर लिंगर ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली ऑन द familiar leaves and blossoms which had just come forth to greet
द स्वीट एंड साउदर्न स्प्रिंग। और वो ये देखता है कि उस आफ्टरनून जब वो वेट कर रहा है गेट के ऊपर, तो वो देखती है कि कई सारे ऐसे कीट पतंगे जो रसपान करते हैं, मधुपान करते हैं, वो लोग क्या आए हैं, उसके पास में आए हैं। कोई उसके आसपास बॉडी पे बैठ रहा है, कोई फेस पर बैठ रहा है, कोई इधर उधर घूम रहा है, कोई उसके हाथों से टिंकल कर रहा है, खेल रहा है। तो इस तरह की स्थिति को राइटर बता रहा है। कुल मिला के वो राइटर बहुत ज़्यादा खुश है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। और देखिए एसएससी ने बोला है ऑप्शन नंबर 1, ये एसएससी बोल रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, पहला भी मैंने बता दिया और ये वाले क्वेश्चन में भी। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 है, लेकिन अगर एसएससी का ऑप्शन में जाए तो ऑप्शन 1 बता रहा है। अब इन्होंने कैसे स्टोरी अरेंजमेंट किया है, क्या किया है, वो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ उनके बारे में। हो सकता है क्वेश्चन रिव्यू के लिए छोड़ दिया हो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 क्या बोल रहा है, डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ। डैन को सहायता चाहिए एक टाइट कोट को उतारने में। जब हम किसी चीज को अपनी बॉडी से हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, अलग करते हैं, OFF ऑफ करते हैं। ये जो सिंगल ऑफ होता है ये जोड़ने को दर्शाता है। जैसे मैंने बोला द मैन ऑफ करेज, द मैन, दिस इज द बुक ऑफ राम। द बुक ऑफ राम किसकी किताब है, राम की किताब है, तो ये जोड़ने की बात आ रही है। अब बोला गया आपसे स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ का मतलब क्या हो गया, सप्लाई कट गई, माइनस हो गया। तो वो क्या बोल रहा है, कोड को उतारने के लिए बोल रहा है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3rd विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 10 पर आइए। वी शुड शॉर्टेड, भैया बहुत आसान हो गया। शुड के बाद में कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, गलत है। आपको क्या करना चाहिए, केवल शॉर्ट करना चाहिए फर्स्ट फॉर्म। अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आगे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। पहले ही मिल गया ना, क्यों पढ़ोगे अब इतना आगे। शुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए सिनोनिम बताना है, क्या बताना है बेटा, सिनोनिम। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, एडवाइस का मतलब क्या होता है, किसी को सजेशन करना, सलाह देना। द डॉक्टर हैज एडवाइज मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। डिजीज के लिए, बीमारी के लिए डॉक्टर ने दवाई की सलाह दी। अब वो क्या सलाह दी है वो समझेंगे बहुत ध्यान से। पहला वर्ड है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब इसका मतलब होता है बहिष्कार करना, किसी को बॉयकॉट करना, देश निकाला कर देना किसी का, ठीक है, वनवास पे भेज देना, एग्जाइल कर देना। प्रेजेंटेड मतलब प्रदर्शित करना। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी से सेफ्टी करना या सुरक्षा करना। और प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है किसी को सजेशन देना यानी सलाह देना। तो डॉक्टर ने क्या किया, दवाई का क्या दिया है, सलाह दी है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। अच्छा, इसमें ये जो है ना, ये एक दूसरे के होमोनियम्स है, प्रोस्क्राइब्ड एंड प्रेस्क्राइब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करना है। क्या बताना है, मैनी स्टूडेंट डू नॉट डैश अटेंशन इन द बायो क्लास। भैया क्या होता है, पे अटेंशन होता है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर 4। क्या बाकी आ जाएगा, ड्राइव वर्ड आ जाएगा, नहीं। ट्रेस आएगा, नहीं। ट्रेस का मतलब किसी का पीछा करना होता है। एग्जिबिट मतलब प्रदर्शन करना होता है। पे अटेंशन मतलब ध्यान देना। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 13 में आपको क्या बताना है, डायरेक्ट स्पीच बताना है और इनडायरेक्ट स्पीच बना हुआ है। तो देखिए जब भी इंक्वायर्ड वर्ड आएगा तो वो किस में बदलता है, सेड टू में। सेड टू, सेड टू, सेड टू। मी 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 मी, यहां तक ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा लगाया, हाउ को यहां पे रख दिया, हाउ यहां पे ठीक है, हाउ यहां पे ठीक है, क्वेश्चन वर्ड ठीक है, ये गलत है। यहां पर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, ये ठीक है। अच्छा ये बताइए, दिया हुआ क्वेश्चन किस में है, पास्ट टेंस में, वाज वर्ब में। ध्यान रखेंगे कभी भी अगर एक्टिव वॉइस, सॉरी, अगर आपके पास में डायरेक्ट नरेशन हो तो आता है इज एम आर। और इज एम आर को आप जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हो तब क्या बन जाता है, वो बन जाता है वाज या वर। क्या बन जाता है, वाज या वर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। वाज वर दिया हुआ है, उसका क्या होना चाहिए, इज एम आर होना चाहिए। ठीक है। तो देखो 4th वाले में भी इज एम आर लगा हुआ है, यहां तक ठीक है, ये भी ठीक है। यहां पर हाउ के बाद में आर आ रहा है, ये भी ठीक है। यहाँ पे हाउ के बाद में यू आ रहा है। अभी देखिए क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में तो सब्जेक्ट कभी नहीं आता, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा और देखना पड़ेगा हमको। अब दिए गए सेंटेंस में हमको तो ये समझ में आ गया कि हाउ के बाद में आर आना चाहिए, हाउ के बाद में क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, ये ठीक है। और यू की जगह यू भी सही आ रहा है। डूइंग, डूइंग सही है। बीइंग सही है। ऑल सही है। अलोन सही है।
इन माई। भैया माई बदलेगा, माई को बदलना पड़ेगा। माई का कनेक्शन किससे है? हीरा से है कनेक्शन। माई का कनेक्शन किससे है? हीरा से है कनेक्शन। तो यहां पर एक बार मैं देख लूं, इन माई हाउस। हीरा ने पूछा कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। अच्छा, हीरा सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग अलोन इन। तुम अपने घर में क्या कर रहे हो? हीरा ने हाउ आर यू डूइंग बीइंग अलोन इन। अच्छा देख लीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर क्रिएट हो रही है इसके अंदर। देखिए ये क्या बोल रहा है, हीरा ने मुझसे पूछा कि मैं अपने घर में क्या कर रहा हूं, यही पूछा ना। अब जब मैं इसका इनडायरेक्ट बना रहा हूं, जब मैं इसका डायरेक्ट बनाऊंगा तो डायरेक्ट क्या बोलता है, हीरा ने मुझसे कहा कि तुम अपने घर में क्या कर रहे हो। और जब मैं इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा कि हीरा ने पूछा कि मैं अपने घर में क्या कर रहा हूं। तो आई का कनेक्शन किससे है? माई से है। तो इसी हिसाब से ध्यान रखेंगे, यू का कनेक्शन किससे बनेगा? योर से बनेगा। यू का कनेक्शन माई से नहीं बनेगा, ये तो गलत होने वाला है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि जब सब्जेक्ट में यू है तो ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है हमारे पास में? योर आएगा। आगे देखेंगे, एंटेनिम्स आपको बताना है और अंडरलाइन तो किया नहीं है वर्ड। अभी मैं चेक कर लेता हूं कौन सा हो जाएगा। द रेपुटेटेड ऑफिसर वाज रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। रेपुटेटेड ऑफिसर को अपनी पोस्ट से हटा दिया गया एज ही वाज हैविंग अ क्लैंडस्टाइन अफेयर। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, अनक्लियर। ठीक है, कोई चीज क्या हो? क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो। फिर दिया गया वर्ड हमारे पास में सर रेप्टिटियस। अब सर रेप्टिटियस का मतलब क्या होता है उसको देख लेंगे, एक मिनट। सर रेप्टिटियस का मतलब होता है कोई चीज क्या हो? जाली, कोई चीज क्या हो? तेजी से चल रही हो, या कोई चीज क्या हो? काउंटर फीट हो, यानी कि कैसी हो? जाली मुद्रा हो या कोई काउंटर फीट हो, तो उसको भी हम सर रेप्टिटियस बोलते हैं, संदिग्ध भी बोल सकते हैं। कॉजुअल का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटल, कोई चीज आकस्मिक घटना हो गई हो। ओवर्ट का मतलब होता है कोई चीज क्लियर है, स्पष्ट है। और फिर हमारे पास में है एमोरस। एमोरस का मतलब क्या होता है? किसी की तरफ क्या हो? अट्रैक्शन हो, सेंसुअल अट्रैक्शन हो। कैसा अट्रैक्शन हो? सेंसुअल अट्रैक्शन हो। तो ऐसे अट्रैक्शन के लिए हम एमोरस का यूज करते हैं। अभी क्या चाहिए? अनक्लियर। अनक्लियर हमारे पास में, अनक्लियर का क्या बनेगा? क्लियर। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। बढ़े अब आगे की तरफ, चलिए ऑप्शन नंबर 15 देखिए। टिया वांटेड अ डॉग दैट वाज डैश देन लेरी। देन आ गया ना बेटा, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा। क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री लगी है? सुपरलेटिव डिग्री कैंसल। स्मार्ट पॉजिटिव डिग्री है, नहीं आएगा। ठीक है, स्मार्टी नहीं होता है वर्ड। स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री, एंड लगा है फिर कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखिए बेटा, मेरी कोशिश ये है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, इसलिए मैं अपने लेक्चर के अंदर फालतू बातें नहीं करता हूं। मैं सीधा सीधा आता हूं, अप टू द पॉइंट बात करता हूं, पढ़ा कर जाता हूं मैं। मेरे अंदर वो नहीं है कि आपको इधर उधर फिरकी वाली बातें करें। प्लीज अगर आपको किसी प्रकार का मोटिवेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप कोई और चैनल देखें। मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की बात होगी, एग्जाम से रिलेटेड बात होगी, और केवल आपके सिलेक्शन की बात होगी और कोई दूसरी बात नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करें। अगर आपको लग रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, सर हमारे सिलेक्शन के लिए सीरियस है, तो प्लीज़ बस आप एक बार एक कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के भेजिए, या फिर आप मेरे को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी ना किसी माध्यम से आप बताइए कि सर हमको आपका पढ़ाना अच्छा लगा, या कोई डाउट है तो प्लीज़ उसको लिखिए कमेंट बॉक्स में। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। डाउट कोई पूछता ही नहीं है तो फिर हम कहाँ से बता दें? देखिए, ग्रोन का मतलब क्या होता है, पहले तो स्पेलिंग एरर भी देखेंगे और स्पेलिंग को भी समझते हैं। ग्रोन का मतलब होता है दर्द से करहाना। ठीक है, कोई व्यक्ति दर्द से, पीड़ा से करहाता है ना। ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है कवच होता है। ये किसी भी चीज का क्या होता है? कवच होता है, कोई सेफ्टी बैग होता है। लेकिन ये कैसा? बुराइयों से बचाने के लिए कवच होता है। गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी होती है। और ग्रेवली का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्या सीरियसली हो, ठीक है, गंभीर रूप से हो। इसमें जो वर्ड है बेटा, आप ध्यान रखें, अगर कभी भी मिस स्पेल्ट में गारंटी वर्ड दिख जाए तो मान लीजिए गारंटी वाले वर्ड में गड़बड़ है। इस बात की पूरी गारंटी है कि गारंटी वाले वर्ड में ही गड़बड़ आएगी। ई नहीं आता, क्या आता है? ए आता है, और पढ़ा जाता है गारंटी। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। नंबर 17 पर आइए। द मैनेजमेंट वांट्स टू
डैश रेस्ट्रिकेशन एट द वर्क प्लेस। मैनेजमेंट चाहता है कि जो कार्यस्थल पे वहां पे कुछ रेस्ट्रिकेशन लागू की जाएं, कुछ रेस्ट्रिकेशंस लगाए जाएं। तो एनकरेज का मतलब क्या होता है? किसी को साहस देना, साहस देना। इम्पोज का मतलब होता है लागू करना। सेटल का मतलब होता है किसी चीज को मतलब सेटल कर देना, मतलब किसी का सोल्यूशन निकाल देना। ब्रेक का मतलब तोड़ना। तो देखिए, इम्पोज रेस्ट्रिकेशन यानी लगाए गए हैं, लागू किए गए हैं कुछ रेस्ट्रिकेशंस कंपनी के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है और किस तरह का कंटेंट है देखिए। बोला गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको एक ऐसा ऑप्शन का चयन करना है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। समवन हु रिजर्व्ड एंड शाय। देखिए भैया, ये फाइल के अंदर दिया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो फाइल मैंने बच्चों को याद करवाई थी उसमें दिया हुआ है। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है। फिर भी अगर किसी को डाउट आ रहा है सर हमको नहीं मिली, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम की। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, फिर भी मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगा। आपको तब भी नहीं मिल पाए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है बेटा, जो मेरा स्क्रीन पे नंबर फ्लैश होता है वो व्हाट्सएप नंबर है, आप लिखिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं तब भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, शॉपर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर, ये वाहन चालक होता है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? बहुमुखी, जो अपनी बातों को क्या कर सके, क्लियरली बता दे, बहुमुखी। नहीं, बहुमुखी नहीं होगा ये यार, ये ऐसा व्यक्ति होगा जो एक्सप्रेसेस वन सेल्फ, एक्सप्रेसेस वन सेल्फ क्लियरली, जो अपने आप को क्या बता दे, स्पष्ट रूप से बता दे। ये क्या होता है? मुंह फट व्यक्ति होता है, कुछ भी बोल देगा। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है? बातूनी होता है, जो बहुत ज्यादा बात करेगा, है ना। चलिए, एक्सट्रो इंट्रोवर्ट का क्या मतलब होता है? ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, काफी शर्मीला स्वभाव का हो। कैसा हो? शर्मीला हो, अपनी बात को जल्दी नहीं बताता हो, इसको अंतर्मुखी बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। 19 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है? 19 वाले में आपको स्पेलिंग एरर देखनी है भैया। देखिए, ग्रैंड्योर का स्पेलिंग देखिए पहले। यहाँ पे ग्रैंड्योर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ग्रैंड्योर की स्पेलिंग सही है, यहाँ पे ग्रैंड्योर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है सारा चीज़ है। तो यानी कि ये एक ऑप्शन बचा नंबर 2 वाला, ये बाकी सब में तो स्पेलिंग गलत ही है। ऑप्शन नंबर 2 ही ऐसा ऑप्शन है जिसकी एक ही स्पेलिंग को देखना था, और ग्रैंड्योर की स्पेलिंग इसी में ही सही है। नेक्स्ट आ जाइए, अब आपको एंटोनिम बताना है। शब्द अंडरलाइन नहीं किया है तो मैं बता दूं, इसके अंदर जो वर्ड है वो प्लेसेड है, जिसका हमको आंसर बताना है। एंटोनिम बताना है, फाइल का ही वर्ड है, फाइल में ही दिया हुआ है। मैं काफी चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया, बच्चे फाइल बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं और फिर कहते हैं सर पेपर में आया नहीं। बेटा याद करना पड़ेगा आपको, याद नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर अभी देखो 2024 का पेपर होने वाला है, मेंस। मेंस में वोकैबुलरी उसी फाइल में से आने वाली है। फिर मैं बोलूंगा कि बेटा देखो तुमने याद नहीं किया था, ये आया। फिर आपको भी बुरा लगेगा कि सर हमको उल्टा ही बोल रहे हैं। भैया याद करो जाकर यार, याद नहीं कर रहे हो। द प्लेसेड कन्वर्सेशन बिटवीन द टू क्रिकेटर ऑन अ टीवी शो अरोज्ड मच कंट्रोवर्सी। देखिए, एक शांतिपूर्ण वार्ता ने, प्लेसेड का मतलब क्या होता है? शांत। एक शांतिपूर्ण वार्ता ने, दो टीमों के खिलाड़ियों के बीच में एक शांतिपूर्ण वार्ता ने लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी को उत्पन्न कर दिया। शांतिपूर्ण वार्ता होगी तो लोग क्या कंट्रोवर्सी में फंसेंगे? नहीं, वो कंट्रोवर्सी से बाहर निकलेंगे। कंट्रोवर्सी में कब फंसेंगे, कब विवाद में फंसते हैं? जब हमारा बयान गलत हो। तो अब यहां पर हमको यही बताना है कि शांतिपूर्ण बयान तो रहा नहीं होगा वो। इनएप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? इनएप्ट यानी कि अयोग्य। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक, अनौपचारिक। देख लेना यार, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अनौपचारिक। सार्डोनिक का मतलब क्या होता है? किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना। और एंग्री का मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा गुस्सा होना, फ्यूरी, गुस्सा होना। तो देखिए, कैसी बातचीत हुई होगी? गुस्सैल बातचीत हुई होगी, उनके बीच में कोई गुस्से भरी बातचीत हुई है जिसके कारण क्या हो गया? कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई है। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 21 पर आइए, और 21 क्या कह रहा है? एक्टिव वॉइस आपको बनाना है बेटा। तो पहले मैं एक फॉर्मूला आपके सामने बना देता हूं, प्लीज पेन एंड कॉपी लेकर बैठा करें मेरे साथ में। जब भी बैठा करें तो पेन एंड कॉपी लेकर बैठा करें, जिससे आप आसानी से इनके सोल्यूशन कर लिया करें, या फिर भैया स्क्रीनशॉट कर लिया करें, फिर बाद में लिख लिया करें।
देखिए फॉर्मूला आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इज एम आर के नीचे हमेशा इज एम आर आने वाला है, फोर्थ फॉर्म आ रही है तो क्या आ जाएगा बीइंग, और फिर आपके पास में क्या आ जाएगी थर्ड फॉर्म, फिर बाय आ जाएगा, देन आ जाएगा आपके पास में सब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको करना क्या, इससे अरेंज कीजिए। क्या दिया हुआ है, द कैनन आर बीइंग फायर्ड बाय देम, तो भैया देम तो देखो सब्जेक्ट हो गया, कैनन हो गया ऑब्जेक्ट। कैनन का मतलब क्या होता है, तोप होता है। अब आपको सबसे पहले चाहिए होगा सब्जेक्ट, भैया सब्जेक्ट ढूंढो कहाँ है, दे दा, इसको हटाइए, दे आ गया। इज एम आर के लिए क्या आता है, इज एम आर आता है। यहां पर क्या आ रहा है, देखो हैव आ रहा है, ये भी कट गया। यहां पर फायर्ड सेकंड फॉर्म आ रही है, ये भी कट गया। एक ही ऑप्शन है जो सारी चीजों को फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, पढ़ा चुका हूं मैं कई बार और आप लोगों को बता भी चुका हूं मैं कई बार। चले भैया क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। इसके पूरे 45 क्वेश्चन होते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। पेपर थोड़ा बड़ा होता है तो वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर, आपको स्टोरी अरेंजमेंट करनी है तो पहले एक चीज देखो, डी 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 सी, सी वाले को हटा दीजिए क्योंकि ये डिफरेंट ऑप्शन है, इसको तो हटाइए। अब इनमें से कोई एक फैसला होगा, या तो डी के बाद में सी आएगा या डी के बाद में ए आएगा, तो पहले डी को पढ़ लूं मैं। वुमेन टॉकिंग एडेप्टेड बाय द राइटर डायरेक्टर सारा पॉली फ्रॉम द मीरियम टॉज 2018 नोबल्स इज वाइब्रेंट सिनेमा। देखिए भैया एक सारा विलियम नाम की एक क्या है राइटर है, वो डायरेक्टर भी हैं। 2018 के अंदर उन्होंने एक नोबल लिखा था जिसको प्रकाशित किया गया। पहले देखिए कभी भी ऐसा स्टोरी अरेंजमेंट आए तो एक बात ध्यान रखना, जैसे आया हमारे पास में मोहन दास करमचंद्र गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी, एक बड़ा लेटर है, एक बड़ा नाम है। पहले व्यक्ति का पूरा नाम आता है, फिर अगली बार जब व्यक्ति का नाम आएगा, सेकंड टाइम जब वो नाम आएगा तो हम सिर्फ इतना लिख देंगे एम के गांधी। पहले लॉन्ग फॉर्म आती है फिर शॉर्ट फॉर्म आती है। देखो सारा पॉली एक पूरा नाम है, इसके बाद में केवल अब अगली बार अगर चेक करिए, क्या ऊपर कहीं पर सारा पॉली नाम का कैरेक्टर आ रहा है, ऊपर कहीं पर सारा पॉली नाम का कैरेक्टर आ रहा है, फिर ये चेक करिए, ऐसा तो कोई भी कैरेक्टर नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए कहां पर, यहां शी आ रहा है, यहां पे कोई नाम नहीं आ रहा। यहां पे देखिए पॉली नाम का एक बंदा आ रहा है, ये दोनों, ये भी पॉली सरनेम और ये भी पॉली सरनेम सेम है, तो इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि डी के बाद में 101% सी आएगा। डी के बाद सी किस में है, पहले वाले ऑप्शन में। अब आपको पूरे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, यही आपका आंसर होगा फाइनल। ठीक है, ये ट्रिक इसके अंदर अप्लाई हो रही है। फिर भी मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं क्योंकि कई बच्चे हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं तो उनको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो बेटा पहले पूरा नाम आता है फिर शॉर्ट नेम आता है। पॉली लैंड द सेंट्रल कन्वर्सेशन विजुअलाइजेशन ग्रेविटी इज नॉर्मली रिजर्व फॉर द एपिक्स। वो क्या एक लेखक थी और उन्होंने कई सारे ऐसे कन्वर्सेशंस लिखे थे जिनको बाद में उन्होंने फिल्म के स्तर पर उतारा था, सिनेमा के तौर पर उतारा था। ठीक है, और ये ऐसे थे जो पुराने महाकाव्यों के अंदर भी लिखे हुए थे, उनमें से कुछ कैरेक्टर को उठा के उन्होंने अपनी स्टोरी बनाई। अब सी के बाद में क्या आएगा, ए आएगा नंबर 3 पर। शी शॉट द फिल्म, उन्होंने एक फिल्म बनाई ऑन द वाइडेस्ट कैनवास, एक बड़े पर्दे पर एक फिल्म बनाई, पॉसिबली यूजिंग द सेम काइंड ऑफ इक्विपमेंट दैट कैप्चर द स्टार वार लैंडस्केप्स। उन्होंने कुछ ऐसे इक्विपमेंट किए जो स्टार वार, तारों की जो लड़ाई है उसको दिखाया जा सके। एंड अप्लाइड अ म्यूटेड कलर ग्रेडियंट इन एवरी फ्रेम, हर फ्रेम के अंदर एक अलग तरह का म्यूटेड कलर का प्रयोग किया था उन्होंने। फिर क्या आ जाएगा, बचा हुआ ऑप्शन बी, शी सेड लास्ट ईयर, उन्होंने लास्ट अंतिम वर्ष में कहा था दैट शी वांटेड एंजेम्बल फिल्म्स, वो क्या एक सामूहिक फिल्म बनाना चाहती हैं, टू लुक लाइक अ फेडेड पोस्ट कार्ड, वो एक ऐसी फिल्म बनाना चाहती हैं जो एक धुंधला सा पोस्ट कार्ड जैसा दिखाई दे। सो ऑप्शन नंबर, फाइनल आंसर क्या करेंगे भैया, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डी सी ए बी। चलिए आगे आइए 23 पर। भैया 23 क्वेश्चन भी किससे जुड़ा हुआ है, पी क्यू आर एस से जुड़ा हुआ है, यानी स्टोरी अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है। अब सेंटेंस को शुरू करने के लिए आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा। दिए गए सेंटेंस में आपको सबसे पहले तो ये ढूंढिए भैया सब्जेक्ट कहाँ पर है और सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, वो सब ढूंढना चालू करें।
देखिए इसमें मोस्ट रिपीटेड वर्ड देखिए क्या, बी, ए, तो 1 2 3 ये 3 तो सेम हो गए, बी डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये बी से सेंटेंस शुरू होगा ही नहीं, ये किससे शुरू होगा, ए से शुरू होगा सेंटेंस, किससे शुरू होगा, ए से। अब कैसे होगा देखो, When faced with the uncertainty, जब हम क्या देखते हैं, अनिश्चितता को देखते हैं, ह्यूमन लुक आउट द एक्शन ऑफ अदर, बिकम्स अ विक्टिम ऑफ इफेक्टिव रेशनल थिंकिंग ड्यूरिंग द कंपेलिंग कंफ्यूजन सिचुएशन। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति क्या होता है किसी भ्रम में होता है तो वो दूसरों के एक्शंस को देखता है और उस एक्शंस को देखने के बाद में वो कई सारी ऐसी तर्क संगत बातों को भूल जाता है और अच्छे से तर्क नहीं कर पाता, यानी कुल मिला के वो एक भ्रम में फंस जाता है। ठीक है, कैसी सिचुएशन में फंस जाता है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन में फंस जाता है। अब ये तो हो गया हमारे पास में ऑप्शन ए। अब ये देखना है क्या ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कि ऑप्शन सी हमारा सही आना चाहिए, क्या ए के बाद में ऑप्शन बी आना चाहिए, क्या ए के बाद में ऑप्शन सी आना चाहिए, इसका फैसला कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, अब हिम उसके अनुसार, व्यक्ति का नाम ही नहीं दिया, ये तो प्रोनाउन दे दिया, पहले सोचना तो पड़ेगा भैया किसके अनुसार, ना तो ऊपर बताया गया कि राइटर के अनुसार या किसके अनुसार। अगर आप यहां पे देखें रॉबर्ट बी सियल्डिनी, ये बेटा एक नाउन है, क्या है, नाउन, तो पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, तो ये बात कंफर्म हो गई कि ए के बाद में गारंटीड क्या आने वाला है, सी आने वाला है। सो ऑप्शन नंबर 2 ये बन गया सी। ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन थर्ड। अब मैं इसको आगे और एक्सप्लेन करता हूं आपको, ऑप्शन थर्ड ही हमारा आंसर है। बोल रहा है सियलेडिन एक्सप्लेन दिस रिएक्शन विद अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन कॉल्ड द प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। इस फेनोमेना का, इस मत भ्रम को, जब हम लोगों की बातों को सुनते हैं और ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं तो इसको क्या बोला गया है, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। इसको हिंदी में बोला जाता है बहुलवादी, क्या बोला जाता है, बहुलवादी अज्ञानता, बहुलवादी अज्ञानता इसको बोला जाता है। ये प्लूरलिस्ट इग्नोरेंस, बहुत सारे लोगों की सुनते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं, कभी कभी दूसरों की ज्यादा सलाह लेना भी दिक्कत में हो जाती है। अकॉर्डिंग टू हिम, बी वाला ऑप्शन देखिए, अकॉर्डिंग टू हिम इज एन इमरजेंसी एंड वी टेंड टू फॉरगेट दैट एवरीबडी एल्स ऑब्जर्विंग द इवेंट इज लाइकली टू बी लुकिंग आउट द सोशल एविडेंस। और कभी कभी इस भ्रम की वजह से हमें इमरजेंसी सिचुएशन में जो फैसले लेने होते हैं वो गलत हो जाते हैं हमसे, और हम सोशल एविडेंस को तरफ पे देखने का प्रयास करते हैं लेकिन गड़बड़ हमसे हो जाती है। फिर ऑप्शन नंबर 4, since we all prefer the appear to be posed unflattering among the others, we are likely to search the answer placed with the belief camouflage glances those around us। देखिए मैं थोड़ा सा ऐसा साइड को हो जाता हूँ, बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको एक बात क्लियर करूँ। इस टॉपिक के अंदर व्यक्ति क्या है, पहले भ्रम के अंदर फंसा हुआ है, भ्रम के अंदर फंसे होने के बाद में वो लोगों की बातों को सुनता है, जब वो लोगों की बातों को सुनता है तो वो कोई फैसला नहीं ले पाता है, जिसके कारण उसकी भ्रम की स्थिति जस की तस बनी रहती है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं इधर पे लिख देता हूं, ऑप्शन 3 हमारा फाइनल आंसर है। चले भैया अगेन आपके पास में जंबल्ड ऑर्डर आ गया है। देखिए इतने सारे जंबल्ड ऑर्डर के सेंटेंस आते हैं तो इसलिए सोल्यूशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो पेशेंस के साथ में देखते रहिए, मैं सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन कराऊंगा। सबसे पहले देखो वर्ड कौन सा रिपीट हो रहा है ज्यादा ऑप्शन में से, ये रिपीट नहीं हो रहा, ये रिपीट नहीं हो रहा, बी रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब जो सेंटेंस की शुरुआत है वो बी से ही होगी। कंडीशंस ऑफ द रोड इन इंडिया इज पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है निराशाजनक, काफी दयनीय स्थिति है। बोला गया है कि रोड की कंडीशन भारत के अंदर काफी ज्यादा कैसी है, पैथेटिक है, निराशाजनक है स्थिति। अब आएगा इसके बाद में बी के बाद में डी आना चाहिए या सी आना चाहिए। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव द लिटिल स्पेस ऑन द रोड, सड़क के ऊपर इतने सारे वाहन बढ़ गए हैं कि जिसकी वजह से क्या हो रही है, सड़क जो है वो काफी ज्यादा छोटी होती जा रही हैं। रोड्स आर नैरो, सड़कें छोटी होती जा रही हैं। रिमेन कंजेस्टेड, काफी ज्यादा भरी भरी सी रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। रोड एक्सीडेंट हैव बीन वेरी कॉमन इन इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, बाकी नहीं बने, और जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट क्या है भारत के अंदर बहुत कॉमन हो गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को, और इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, आपको इनडायरेक्ट में जाना है। कभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हो इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट नरेशन में तो ध्यान रखिए वो आस्क्ड में बदलता है, आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड।
द गर्ल, द गर्ल, द गर्ल, द गर्ल, द गर्ल। क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस में आ जाए तो ध्यान रखेंगे कभी भी दैट का यूज नहीं होगा, इफ का यूज नहीं होगा, सीधा किसका यूज होगा, क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा। ये रहा क्वेश्चन वर्ड, ये रहा क्वेश्चन वर्ड। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्वेश्चन वर्ड के बाद में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, जैसा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है। देखिए, जब डायरेक्ट स्पीच होती है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, ये बिल्कुल सही रहता है। लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए। तो सर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड जैसे देखिए हाउ है, ये है क्वेश्चन वर्ड, तो इसके बाद में हमेशा क्या आना चाहिए, एक सब्जेक्ट आना चाहिए। क्या सर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा फाइनल आंसर हो जाए। क्लियर। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। अब 26 क्वेश्चन के अंदर आपको अगेन क्या करना है, स्टोरी अरेंजमेंट करना है। पहले तो ये देखिए कि ए से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, तो यानी कि इसका कोई काम ही नहीं है। अब इन तीनों में से एक फैसला आपको लेना पड़ेगा, तो ए से पढ़ लेते हैं। और देखिए द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप, सबसे पहले देखिए द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज इंक्रीज रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। बोला गया है संसार का टेम्परेचर बढ़ रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब उसके बाद में ए के बाद में जरा सी को रख कर देखते हैं। द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ द कार्बन एमिशन इज कंसिडर्ड एट द रीजन ऑफ बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग। देखिए इसका मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। बोला गया है कि ये जो कार्बन का जो अमाउंट बढ़ रहा है, जिसके कार्बन उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो ए के बाद में क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। ये बात तो कंफर्म है, ये वाला ऑप्शन भी बताइए। अब ये चेक करना है कि बी आएगा कि डी आएगा। तो मैं देख लेता हूं द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, आइस कैप यानी बर्फ की जो चोटियां हैं वो पिघल रही हैं। अब थोड़ा सा अगर ऑप्शन डी को मैं चेक करूं तो क्या बोल रहा है, द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज मेल्टिंग द पोलर आइस कैप। मेल्टिंग पोलर आइस कैप के बारे में बता रहा है। तो पहले क्या बता रहा है, वो पोलर आइस कैप के बारे में चर्चा कर रहा है, फिर वो आइस कैप के बारे में चर्चा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पहले डी आएगा। पहले कभी भी किसी व्यक्ति का बड़ा नाम आता है फिर छोटा नाम आता है, तो पहले पोलर आइस कैप आएगा फिर क्या आएगा, आइस कैप। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। द विंड डैश सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड। हवा इतनी तेज चली कि दरवाजा बंद हो गया। तो यानी कि सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब यहां पर भी क्या आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म आना चाहिए। ब्लू कलर होता है, नहीं, ब्लूज तो होता ही नहीं है। ब्लो मतलब हवा का बहना, लेकिन फर्स्ट फॉर्म हमें चाहिए सेकंड फॉर्म, तो ब्लू होती है सेकंड फॉर्म। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। देखिए कितना फ्री हिट क्वेश्चन दे दिया भैया इन लोगों ने मेंस के अंदर, है ना। आगे देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 28। हाँ भैया ये इसका टफेस्ट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, है ना। इस वाले सेशन का क्या है, टफेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल ना घबराएं, इसको भी किया जा सकता है। तो हेल्प मी हेवन, हेवन का मतलब यहाँ भगवान से कह रहा है, भगवान प्रभु मेरी मदद करें। द मैन क्राइड, व्यक्ति चिल्लाया, आई शेल नेवर लाई अगेन, मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूंगा। तो भगवान ने, व्यक्ति ने क्या करा, भगवान को बुलाया, उसको याद किया। तो कभी भी किसी को बुलाया जाए, भगवान को याद किया जाए, तो हम किस वर्ड का यूज करते हैं, कॉल का यूज करते हैं। और कॉल के साथ में आता है अपॉन, क्या आता है, कॉल अपॉन। तो यहाँ पे कॉल तो कैंसिल है, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, यहाँ पे प्रार्थना जैसा कोई वर्ड नहीं आएगा। प्राइज, क्या वो भगवान के ऊपर ही चिल्ला दिया, नहीं बेटा। द मैन कॉल्ड अपॉन हेवन, उसने भगवान से प्रार्थना की। टू विटनेस हिज रिजॉल्व, उसकी जो उसने जो काम किए, जो उसने काम किया है उसका वो विटनेस बने, कि और वो बताए भगवान को, वो बोल रहा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। बेटा ये कभी कभार ऐसे अटपटे से आ जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ये लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, रूल बेस्ड नहीं होते, इनको लैंग्वेज से बनाया जाता है। 29 पर आइए, 29 क्या बोल रहा है, द टीम मेंबर सीम टू बी रनिंग राउंड इन अ सर्कल। अब देखिए ये एक सर्कल है और व्यक्ति इसी सर्कल के अंदर कंटिन्यू घूमता जा रहा है। यहां से उसने स्टार्ट किया, दोबारा घूम के यहीं पहुंच गया, यहां से स्टार्ट किया यहीं पे पहुंच गया, यानी उसको कोई भी ऐसा परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहा है। क्या कर रहा है, गोल गोल चक्कर काट रहा है। तो टीम मेंबर क्या हो रहा है उनके साथ में, कि वो काफी ज्यादा बिजी तो हैं, लेकिन क्या है, रिजल्ट नहीं है। व्यस्त रहना, व्यस्त रहना, परंतु कोई परिणाम
प्राप्त ना होना, मतलब एक सर्कल में ही घूमते रहना। तो देखिए, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सफल हो जाना, नहीं। हार्डली एनी टाइम टू ब्रीथ, मुश्किल से ही थोड़ा समय हो सांस लेने के लिए, नहीं। वेरी डायनेमिक, हमेशा बदलते रहना और मेहनत करते रहना, नहीं। टू बी वेरी एक्टिव बट फ्यू रिजल्ट, व्यस्त तो बहुत ज़्यादा है लेकिन परिणाम बहुत कम आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलिए, अब भैया हमारे पास में अगेन एक और पैसेज आ गया है जिसको हम बोलते हैं क्लोज पैसेज। अब इसको भी चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले बेटा इस पैसेज का आप स्क्रीनशॉट करिए, मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, और फिर उसके बाद में मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से ये ढक जाता है, थोड़ा सा दिखता नहीं है। मैं साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट करिए। 3 गिनने तक स्क्रीनशॉट कर लेंगे। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चंस पर कैसे क्या करना है। द इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरमेंट, प्लास्टिक बैग का एनवायरमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। आर रियली डैश डिवास्टिंग, ये हमारे लिए वाकई में बहुत क्या है, परेशानी का सबब है। रेंडमली, रेंडमली का मतलब होता है कदा, मतलब कभी भी, कैसे भी, बिना किसी क्रम के। वैगुली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, और सेल्डम कभी कभार, नहीं। इसका वाकई हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है प्लास्टिक बैग का। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। बिकॉज देयर इज नो डिस्पोजल मैथड, क्योंकि इसको समाप्त करने का कोई भी मैथड हमारे पास नहीं है। दैट विल रियली हेल्प क्लाइमेट द प्रॉब्लम, ये क्या कर रहा है, एलिमिनेट द प्रॉब्लम। हमारे पास में कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो हमारी समस्या को अंत कर सके, यानी प्लास्टिक का अंत कर सके। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दैम इज, इसके साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है दैट वंस दे हैव बीन डैश्ड they end up in the trash and which then end up in the landfill or in burn। देखिए, अगर कभी भी जब आप इसको आपको समाप्त करते हो या क्या करते हो, हैव बीन सॉइल्ड, या आप इसको जमीन में दफन करते हो, तो ये क्या करता है, जमीन के अंदर भरता जाता है। और जब आप इसको, जब ये टेम्परेचर से जलता भी है प्लास्टिक, तो वो भी क्या करता है, एक प्रदूषण को उत्पन्न करता है। तो रिसाइकल नहीं होगा, डिसइंफेक्टेड, कीटाणुओं को हटाना नहीं होगा, मोल्डेड यानी मोड़ना नहीं होगा, सॉइल्ड होगा यानी कि दफन करना। द इनडेफिनेट पीरियड ऑफ द टाइम दैट इट टेक्स ऑफ द एवरेज प्लास्टिक टू ब्रेक, और एक हमें पता ही नहीं है कितना समय लगेगा कि प्लास्टिक वो कब समाप्त होगा, इसके बारे में हमको पता ही नहीं है। प्लास्टिक ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, टूटना, यानी प्लास्टिक का टूटना, कब वो गलेगी प्लास्टिक हमको नहीं पता। कैन बी लिटरली 100 ऑफ ईयर, हो सकता है कईयों सैकड़ों 100 वर्ष लग जाएं। थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में द प्लास्टिक बैग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफोकेशन एंड डेथ ऑफ द वुडलैंड एनिमल। दम घुटना, सफोकेशन, दम घुटने का कारण और जानवरों की डेथ का कारण क्या है, प्लास्टिक बैग ही हैं। एज वेल एज, और भी कई सारे कारण हैं, वो क्या है, और क्या हो सकता, कन्वर्टिंग सॉइल न्यूट्रिशन, कन्वर्ट तो नहीं करता सॉइल न्यूट्रिशन को। एक्लिमेटिंग, इकट्ठा करता है सॉइल न्यूट्रिशन को, नहीं। डिमांड करता है, नहीं करता। इनहेबिटिंग, वो क्या करता है, सॉइल के जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर वो बैठ जाता है। द लैंड लिटर, और क्या करता है, जो भी उसके ऊपर कचरा फेंका जाता है, दैट इज मेड अप ऑफ द प्लास्टिक बैग हैज पोटेंशियली टू किल ओवर अगेन एंड अगेन। और भाई जो प्लास्टिक बैग है जो जमीन के अंदर दफन हो गया है, वो क्या कर रहा है, मिट्टी की उर्वरकता को खा रहा है, खराब कर रहा है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द वन बैग हैज़ द पोटेंशियल टू इनएडवर्टेंट किल वन एनिमल। भैया एक पोटेंशियल बैग से, एक थैली से एक जानवर को मारा जा सकता है, पर एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने में एक जानवर मरता है इस प्लास्टिक बैग से, ड्यू टू अनइंटेंशनल डाइजेशन एंड इनहेलेशन। देखो, हम क्या करते हैं, पॉलीथीन के अंदर सब्जी को पैक करके बाहर फेंक देते हैं। अगर भोजन है, रोटी वोटी कुछ है, तो प्लीज उसको आप अखबार के ऊपर डालकर तब फेंक दें। तो जानवर अगर खाएगा ना, तो अखबार को खाएगा, तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने प्लास्टिक के अंदर भोजन को रख कर उसको बाहर फेंक दिया है, तो जैसे ही गाय वगैरह या कोई अन्य जानवर है उसको जैसे ही खाएगा, तो जब उसको भूख लगती है जल्दबाजी में, तो वो क्या करता है, पॉलीथीन को तो फाड़ नहीं पाते वो लोग, मुंह तो उनका, मुंह से पॉलीथीन को तो क्रैश नहीं कर पाते, खोल नहीं पाते, तो वो क्या करता है, पॉलीथीन को ही निगल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। देयर आर ऑलवेज अल्टरनेटिव टू द प्लास्टिक बैग, हमारे पास हमेशा प्लास्टिक बैग के कुछ विकल्प होने चाहिए। एंड सर्च फॉर देम द अल्टरनेटिव कंटिन्यूस, और हमको लगातार उनके कई सारे विकल्पों को ढूंढते रहने की आवश्यकता है। चलिए भैया, OMG भैया, एक और पैसेज आ गया, बहुत बड़ा पैसेज है यार, रुला लेगा ये पैसेज तो।
इतने पैसे जाते हैं सीजीएल के अंदर, रुला लेती है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश तो हम करे आते हैं, हमको तो मैथ्स रुलाता है, इंग्लिश नहीं रुलाता बेटा, हमको तो मैथ्स रुलाता। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, 3 गिनूंगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट करेंगे। ठीक है, रेडी? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ठीक है, चल स्क्रीनशॉट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। और अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ किसके बारे में है। टोटल एरिया शोन अंडर द रबी क्रॉप, रबी की फसल के बारे में चर्चा हो रही है। इंक्रीज 325 फ्रॉम द 6978.98 लाख हेक्टेयर इन 2021 to 22। देखिए बोला गया है कि इतने से इतना बढ़ गया है परसेंट। ठीक है, कब? 2021 से 22 में, टू 720 लैक्स हेक्टेयर इन द 22 to 23। 2022 के अंदर कितना था? 697 था, और 2022 और 23 के अंदर कितना हो गया? 720 हो गया, यानी कुल मिला के कुछ परसेंटेज तो बढ़ा है। फिर दिस इज 22.71 लाख हेक्टेयर मोर दिस ईयर कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग पीरियड 2021 to 22। भैया 22 दशमलव कुछ पॉइंट्स और बढ़े हैं हमारे, तब 2021-22 के अंदर। कंपेयरिंग विद द नॉर्मल शोन एरिया, अगर हम एक नॉर्मल जो एरिया जहां पर हम लोग रबी की फसल को उगाते हैं, एवरेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर, अगर हम पिछले 5 सालों का एवरेज लेते हैं, द इंक्रीज इज ट्यून टू 13.71 फ्रॉम द 633 टू 720 लाख हेक्टेयर्स। कितने की बढ़ोतरी हुई है? 17.71% की बढ़ोतरी हुई है। 633 से लेकर 720 लाख हेक्टेयर तक की बढ़ोतरी हुई है। द इंक्रीज इन एरिया इज अक्रॉस ऑल क्रॉप्स, और सभी क्रॉप्स के अंदर ये एरिया बढ़ा भी है। द हाइएस्ट बीइंग इन राइस, सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा है? चावल में बढ़ा है। आउट ऑफ द 22.71 लाख हेक्टेयर इंक्रीज, ऑल रबी क्रॉप्स इंक्रीजेज राइजेज एरिया 11.20 लाख हेक्टेयर फ्रॉम 35 to 5 लाख हेक्टेयर इन 2021। भैया जितने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पॉइंट से हमको ये पता चलता है कि उनकी मात्राएं लगभग बढ़ती जा रही हैं रबी की फसल की। इतने बड़े पैसेज को पढ़ने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 2-4 लीटर पानी पीना पड़ेगा। इतना बड़ा पैसेज दिया, 2 पार्ट में कर देते, तोड़ के दे देते तो बच्चे कर लेते। चलो अच्छा भी, अब क्या करें, पेपर आया तो करना तो पड़ेगा। 46.25 लाख हेक्टेयर इन 2022-23। हाउएवर, हालांकि देयर इज लोअर देन द नॉर्मल शोन एरिया 47.71 लाख हेक्टेयर, मैक्सिमम इंक्रीजिंग एरिया अंडर द राइज इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। यहाँ पे एक लाइन को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए, इसको समझिए ध्यान से कि सबसे ज़्यादा जो चावल का जो उत्पादन है वो कहाँ पे मिलता है। इस लाइन को एक बार फिर से दोहराऊंगा मैं, सबसे ज़्यादा जो चावल का उत्पादन है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है? कहाँ गया सोनू, मिस हो गया क्या? तेलंगाना कहीं पे लिखा था ना। मैक्सिमम इंक्रीज इन एरिया अंडर द राइस स्टेट इज तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। इन 2 जगहों पे चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। एरिया अंडर ऑयल सीड इंक्रीज, अब कुछ ऑयल सीड भी बढ़ गए हैं, कुछ तिलहन भी बढ़ गए हैं। वो क्या है? 7.31 फ्रॉम 102 लाख हेक्टेयर ड्यूरिंग द 2021। 2021 के अंदर इतना उत्पादन था, और 109.84 हेक्टेयर दिस ईयर, और इस साल कितना हो गया है? 109 दशमलव हो गया। इस साल का मतलब क्या? 2022। पेपर कौन सा दे रहे हो आप? 2022 का, तो इसमें कैलकुलेशन कौन सी आ रही है? 2021 की आ रही है और 22 की। द इंक्रीज इन द एरिया अंडर द ऑयल सीड आर रेट ऑफ द 7.31 मोर देन द डबल रेट ऑफ इंक्रीज इन 3.25 ऑल क्रॉप्स टुगेदर। सभी क्रॉप्स में से जो दलहन है, जो तिलहन है, उसका दशमलव ज़्यादा माना गया है, उसका 7.5 कुछ माना गया है। और बाकी का रेट कितना माना गया? बाकी तिलहन का कितना माना गया है? 3.25 माना गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इंपॉर्टेंट एरियाज का नाम याद रखो। कभी भी ऐसा टॉपिक आया करे ना, तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि स्टेट का जिसका नाम आ रहा है उसको वहीं अंडरलाइन कर लिया करो, वहीं पेपर पे लिख लिया करो स्टेट वाला कहाँ पर आया। ठीक है, छत्तीसगढ़ अकाउंटेड फॉर द मेजर एक्सपेंशन इन द एरिया ऑफ द ऑयल सीड। तिलहन के मामले में ये तीनों राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम आगे आता है। फिर है रैपसीड, मस्टर्ड कंट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम इन इंक्रीजिंग द ऑयल सीड एरिया। रबी सीजन मस्टर्ड एरिया इंक्रीज इन 6.7 लाख हेक्टेयर फ्रॉम 91.25 लाख हेक्टेयर 2021 टू 98.02 लाख हेक्टेयर 22। भैया कुल मिला के कुछ और भी है। मस्टर्ड एरिया है, मस्टर्ड जो
फील्ड है, यानी जिसके अंदर हमारे पास में सरसों है। सरसों भी बेटा कितना बढ़ी है, सरसों भी कुछ बढ़ गई है, प्रतिशत लिखा हुआ है आपके सामने। 10 आउट ऑफ द 7.49 लाख हेक्टेयर इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ऑयल सीड। तिलहन भी बढ़ा है, दलहन भी बढ़ा है, और सरसों भी हमारी बढ़ी हुई है इसके अंदर। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ना अब मैं तिरछा होकर ही पढ़ाऊंगा जिससे दिख पाए आपको ये प्रॉपरली। आगे क्या बोल रहा है, पल्स प्रोडक्शन भी हुई है, दालों का ही प्रोडक्शन हुआ है। इज बीइंग फोकस्ड टू मेक कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट दिस कमोडिटी। एरिया अंडर द पल्सेस इंक्रीजेज। अब कुछ दालों का भी एरिया बढ़ा है, देखो 0.56 लाख हेक्टेयर फ्रॉम 167 टू 16786। इधर से इतना बढ़ गया। मूंग बीन्स एंड लेंटिन अकॉर्डेड इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अंडर पल्सेस। और इसके अंदर मूंग दाल भी बढ़ी है। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर द ईयर 23 ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। मिलेट्स का मतलब होता है बाजरा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। बाजरा एज द इंडिया इज एट द फोर फ्रंट ऑफ सेलिब्रेटिंग द इवेंट इन द बिग वे। भारत सबसे आगे है दाल वगैरह के मामले में। इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ द मिलेट एज द सुपर फूड एंड टू मीट इट्स ग्रोइंग डिमांड अंडर द वर्ल्ड। भैया सुपर फूड की डिमांड की जा रही है, यानी दलहन तिलहन की। ठीक है, पूरे इंटरनेशनल में, पूरे संसार में द गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग द मिलेट्स। बाजरे का बड़ा प्रोडक्शन कर रही है थ्रू द NFSM, यानी न्यूट्रिएंट सीरियल कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल फूड सिक्योरिटी मिशन प्रोग्राम इन 200 इन 212 डिस्ट्रिक्ट ऑन 14 स्टेट। 212 स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट हैं, और 14 राज्य हैं। पोस्ट कम न्यूट्रिशन सीरियल सोन has increased in 2.08 lakh hectare in under area cultivation of 51.42 lakh hectare in 2021-22। भैया देखिए इतना इतना एरिया बढ़ा है भैया। कुल मिला के सुनिए, ये जो पूरा पैराग्राफ है वो केवल प्रोडक्शन के अप एंड डाउन के बारे में बता रहा है। कुल मिला के स्टॉक मार्केट जैसा सिस्टम है इसका, किसका कितना बढ़ा है ग्राफ, किसका कितना ग्राफ गिरा है। तीन चार चीज हमने मोटी मोटी समझ ली है कि इसके अंदर चावल आया, दलहन आया, तिलहन आया, रबी की फसलें आई हैं। ठीक है, मूंग के बारे में चर्चा हुआ, बाजरे के बारे में चर्चा हुई। तो विच स्टेट रिकॉर्डेड द मैक्सिमम इंक्रीज इन शोन एरिया। राइस, राइस किस में सबसे ज्यादा हुआ था भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहाँ गया भैया, मैंने एक लाइन बताई थी आपको। अरे रुक तो जा भैया, पढ़ा दो जरा बच्चों को, पढ़ाने नहीं दोगे क्या मेरे को। वैसे ही तो हमारे बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता। और हिल जाओ, कंप्यूटर महाराज पढ़ाने दिया करो, बच्चों को घेर घेर के पढ़ाना पड़ता है, क्या करें। मैक्सिमम इंक्रीज अंडर द राइज इन स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। ये आ गया भैया पहले वाले का आंसर हमारे पास में। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लिया। ठीक है, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल के अंदर ये हुआ था ऑप्शन नंबर, सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन। अब पैसेज में फिर क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 35, ऑन द फॉलोइंग क्रॉप द इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली फोकसिंग दिस ईयर। इस साल सबसे ज्यादा किस पे फोकस हो रहा है। चावल में तो कर चुके थे, ऑयल सीड भी कर चुके थे। इस साल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जा रहे हैं मिलेट्स, यानी कि बाजरा जा रहा है हमारा। ठीक है, ये जा रहा है आपकी बार, दलहन जाए, तिलहन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम क्या है, रबी की फसलों को बताना था 2022-23 के अंदर। ठीक है, यही हमारा मेन पैसेज था, आंसर नंबर 1। चलिए भैया अब जरा मैच मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। मिलेट्स का प्रोडक्शन कितना है मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट किया, आप उसमें से चेक कर लेना, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मिलेट्स का जो प्रोडक्शन हुआ था बेटा वो हुआ था ये 553 वाला। ठीक है, पल्सेस जो दाल हुई थी, दाल का प्रोडक्शन कितना हुआ था 167। ठीक है, और मस्टर्ड का प्रोडक्शन कितना हुआ था 198.02। तो थोड़ा सा अगर एक नज़र करूँ मैं यहाँ पैसेज पर, तो मुझे कुछ डेटा यहाँ पे जैसा मैंने टिक कराया वो मिल जाएगा आपको। यहाँ पर अगर देखें, देखो ये जो डेटा है, ये देखो ये रहा पल्सेस वाला डेटा, पल्सेस वाला डेटा ये आ रहा है, इतना इतना ग्रोथ हुआ है। ठीक है, दाल का डेटा हमको मिल गया, ऐसे बाकी डेटा भी इसमें दिया हुआ है, कुछ बड़ा या गरा होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मैंने करवा दिया। अब मैं इसका आंसर क्लियर कर दूं, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ओके, आगे आ जाइए। अब देखिए भैया एक और पैसेज आ गया है, पैसेज धड़ाधड़ आ रहे हैं बेटा पेपर के अंदर, और सभी पैसेज के लिए आप तैयार रहें। मैं इस पैसेज को जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा मैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे मेरे 3 गिनने तक। रेडी, टिक टिक 1
टिक टिक 2, टिक टिक 3, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आ जाइए जरा क्वेश्चन पर। अमाइडिस द मेज ऑफ रॉक। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड देखिए, यहाँ पे जो मेज है, यहाँ पे मेज का मतलब क्या है, भूल भुलैया। क्या होता है, भूल भुलैया होती है। ऑफ रॉक्स टग्ड इन द अरावली माउंटेन रेंजेस ऑफ द हरियाणा। हरियाणा के अंदर अरावली माउंटेन रेंजेस है, वहां पर पत्थरों की भूल भुलैया बनी हुई है। अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजी डिस्कवर्ड द केव पेंटिंग। उन्होंने क्या किया है, गुफा चित्र को ढूंढा है। दे बिलीव दे बिलोंग टू द अपर पैलियोथेलिक एज। उनको ऐसा लगता है कि ये पूर्व पाषाण काल के हैं। द केव्स पेंटिंग हैव बीन डिस्कवर्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ द नेशनल कैपिटल। राष्ट्र की जो राजधानी है उसके बाहर ये मिला है। एंड अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द होली ग्रोव कॉल्ड द मंगरबानी। मंगरबानी के पास में ही ये जो क्षेत्र है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली, दिल्ली के नियरेस्ट, और मंगरबानी जो क्षेत्र है उसके आसपास ये मिला है। द रीजन्स ओनली सर्वाइविंग पैचेस ऑफ द प्राइमल फॉरेस्ट, है ना। ये मंगरबानी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो थोड़ा सा जंगली क्षेत्र है, हल्का फुल्का सा। वाइल द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज, गांव के लोग क्या कहते हैं, बीन फैमिलियर विद द पेंटिंग ऑफ द एजेस। यहाँ के जो लोग हैं वो जो पेंटिंग है, चित्रण है, उससे काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं। द हरियाणा गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट टुक द नोट ऑफ देम जस्ट रिसेंटली। अ फैक्ट फाइंडिंग टीम वाज सेंट टू द एरिया लास्ट वीक ऑफ द जून। देखिए मैं कुल मिला के बता दूं, जो गुफा चित्र मिले, गुफा चित्र जैसे ही मिले तो वो कहाँ पर गए, जो जिन्होंने साइंटिस्ट, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो पुरातत्व सर्चर थे, रिसर्चर थे, उन्होंने सर्च किया, फोटो खींचे, और खींचने के बाद में सीधा कहाँ गए, हरियाणा में। हरियाणा के कोर्ट में जाकर उन्होंने बताया गवर्नमेंट को कि भैया देखो ऐसी ऐसी गुफा चित्र हमको मिले हैं। अब उसके ऊपर क्या कर रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। द टीम केम अक्रॉस, टीम ढूंढती ढूंढती कहाँ पहुंची, अचानक से पहुंची है, केम अक्रॉस केव पेंटिंग कंप्राइजिंग इमेज ऑफ द ह्यूमन फिगरिंग। उसके अंदर क्या मिले हैं, मानवता के चित्रण मिले हैं, जानवर के चित्रण मिले हैं, फॉलिएज मिले हैं, यानी वो मिले हैं, अरे अवशेष मिले हैं, जियोमेट्रिक ड्राइंग्स मिली हैं, कुछ ड्राइंग मिली हैं। वाइल सम हैव द पेल्ड ओवर टाइम, कुछ क्या हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा धुंधली हो गई हैं समय के हिसाब से। अदर आर स्टिल विजिबल, कुछ अभी भी दिखाई देती हैं। दे आल्सो डिस्कवर द रॉक आर्ट, वहाँ पर रॉक आर्ट भी मिले हैं, पत्थर चित्रण भी मिला है। एंड ओपन एयर सेरेमोनियल साइट्स, और कई सारी ऐसी वहाँ पर सेरेमोनियल साइट और भी कई सारी पवित्र जगहें मिली हैं। बनानी भट्टाचार्य, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम इन्फॉर्म सो फार केव्स पेंटिंग इन दिल्ली एनसीआर हैव ओनली बी फाउंड हियर। दिल्ली एनसीआर में अभी तक केवल यही केव पेंटिंग मिली है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया, किन्होंने बताया, बनानी भट्टाचार्य। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाइए। अब अरे रुक जाइए, अभी तो इसमें और है, अभी क्वेश्चन कहाँ से देखो, उसके बाद में ये तो आधा पैसेज हुआ था, अब ये पूरा पैसेज पर आइए। द पेंटिंग आर येट टू बी डेटेड बट एटलीस्ट सम ऑफ देम बीइंग द अपर पैलियोथिक पीरियड। इसमें से कुछ के बारे में तो तारीख के बारे में पता चल गया है, लेकिन कुछ क्या है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। वी आर व्यूइंग द पेंटिंग इन कंटिन्यूएशन विद द सोनानियन कल्चर। उसके अंदर हमको क्या मिलता है, सोनानियन कल्चर देखने को मिलता है, विच हैज़ बीन फाउंड इन शिवालिक हिल्स, जो शिवालिक पहाड़ियों में मिलता है, नर्मदा के पास में मिलता है, अरावली पे मिलता है। मोस्ट ऑफ द केव्स फाउंड वर इन ऑर्क। यहाँ पे देखिए ओखरे लिखा हुआ है। ओखरे का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी के घर पर कलई से घर को पोता जाता है, तो उसके अंदर गेरू भी मिलाया जाता है ना, गेरू से लीपे जाते हैं घर, पुराने घर पर। तो ओखरे कलर गेरू रंग होता है। सर गेरू का रंग कैसा होता है, जैसे ये रेड कलर है ना, रेड कलर को थोड़ा डार्क कर दो, महरून टाइप का। बट सम वर इन वाइट, लेकिन कुछ क्या है, वाइट होते हैं। ठीक है, एक मिनट पानी पी लो। As per expert, the cave painting in the whites are usually a later stage earlier contemporary area. देखिए पहले लोग गेरू से पोतते थे, गेरू से ड्राइंग बनाते थे, थोड़ा समय बदला तो उनको कलई की जानकारी हुई, चूना पत्थर की जानकारी हुई, तो वो उससे बनाने लगे। वाइल स्टोन एज पेंटिंग आर मोर ऑफन देन नॉट इन ओरकर। जो स्टोन पेंटिंग है, वो पत्थर के ऊपर जो पेंटिंग की गई है वो व्हाइट कलर से की गई है, ना कि गेरू कलर से। स्टोन एज पेंटिंग जनरली आर रेड एंड ओकरे कलर्स। अरे अभी क्या बोल रहा है कि स्टोन एज की जो पेंटिंग है वो किससे की गई है, ज़्यादातर लाल रंग से और ओकरे कलर से की गई है। ठीक है भैया, चलो यहाँ पर इसकी बात का समर्थन करेंगे। स्टोन्स ऑफ दीज कलर यूज्ड इन अवेलेबल
लोकली एन इनहेबिटेंट क्रस्ट ऑफ द स्टोन फॉर प्रिपेयरिंग द कलर फॉर पेंटिंग। और भैया ये जो स्टोन एज के अंदर जो कलर था वो क्या करता था, पत्थरों को तोड़कर पीस कर रंग बनाया जाता था। एडेड भट्टाचार्य जी ने बताया। द अपर पैलियोथेलिक एज बिगन द अराउंड 40,000 ईयर एगो, करीब 40,000 वर्ष पहले पूरा पाषाण काल का युग शुरू होता है। एंड लास्टेड टिल 10,000 ईयर, और करीब 10,000 वर्ष पहले तक रहता है। वाइल येट टू बी स्टैब्लिश थ्रू द आर्कियोलॉजिक डेट, भट्टाचार्य सेज द मैंगर केव्स आर्ट इन 22,000 टू 40,000 ईयर ओल्ड। वो बोलता है 20,000 वर्ष और 40,000 वर्ष पुराने हैं जो मंगार केव मिली है। फिर वो बोल रहे हैं भट्टाचार्य क्लेम दैट द डिस्कवरी इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर पैलियोथेलिक टू द मिडल पैलियोथेलिक देन द अपर पैलियोथेलिक लिथिक वी सी द एवोल्यूशन हियर। तो बोल रहा है कि वो सभी तरीके से चल रही है, सभी पाषाण काल में, लोअर पाषाण काल में भी है, मिडिल में भी है, अपर में भी है, सभी तरह के काल में उसको देखने का, हमको उनका एवोल्यूशन देखने को मिलता है। वी हैव फाउंड सिग्निफिकेंट रिमेन द लोअर पैलियोथिकल टिल द मिडल एंड अपर पैलियोथिकल पीरियड। She explained, though the tools from the Paleolithic age have been identified earlier in the part of अरावली। अरावली की पहाड़ियों में सबसे पहले हमको इसके साक्ष्य मिले थे। It is for the first time cave painting and the rock painting of a large magnitude have been found in हरियाणा। ये पहली बारी है कि हरियाणा के आसपास अरावली के क्षेत्र में हमको इतने बड़े जो है गुफा चित्र मिले हैं। अब देखिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इनमें से जो सही नहीं है वो है पहली वाली स्टेटमेंट, द पेंटिंग इज रेड बिलोंग टू द अर्ली कंटेम्प्रेरी एरा। कोई भी पेंटिंग में लाल कलर का यूज नहीं किया गया था, अर्ली कंटेम्प्रेरी एरा के अंदर उसमें किया गया था व्हाइट कलर का यूज किया, ठीक है, या कोई डिफरेंट कलर यूज किया गया था। लेकिन यहाँ पे तो लाल रंग का तो कहीं पे विवरण मिलता ही नहीं है। यहाँ पे तो 2 ही 3 कलर मिले हैं। एक तो कौन सा कलर मिला है हमको, ऑखेर कलर मिला है। कौन सा कलर मिला है, ऑखेर, यानी कि गेरू कलर मिला है। और दूसरा कलर हमको मिला है एक मिला है हमको व्हाइट कलर मिला है। 2 ही कलर मिले हैं, रेड कलर का तो विवरण ही नहीं है। तो इसलिए बेटा ये रेड कलर वाला आंसर जो है क्या बोला गया, नॉट करेक्ट। तो रेड आ रहा है ना, ये तो होगा ही नहीं, यही आपका आंसर है ऑप्शन। बाकी सबका सब सही है। 39 पर आइए। 39 में क्या बताना है, आर्कियोलॉजी फाइंडिंग मैंगर फोर्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। उसमें सारी चीजें मिली थी। देखो रॉक आर्ट भी मिला था, सेरेमोनियल साइट्स मिली थी, पवित्र स्थल मिले थे, केव पेंटिंग मिली थी, लेकिन क्या नहीं मिला था, टूल्स नहीं मिले थे। तो वो बोल रहा है कि हमको क्या नहीं मिला था, कंसिस्ट ऑफ उसमें क्या क्या समाहित था, ये सारी चीजें समाहित थी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब माइनस, किसको छोड़कर, टूल्स को छोड़कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। 40 देखिए 40 क्या कह रहा है। 40 के अंदर हमारे पास में बोला गया है मोस्ट ऑफ द केव पेंटिंग फाउंड इन मंगार फॉरेस्ट इन हरियाणा आर इन विच कलर। किस कलर में थी भैया ज्यादातर पेंटिंग, देखिए ज्यादातर उसके अंदर जो पेंटिंग थी वो ऑखेर कलर में थी, यानी गेरुए रंग में थी। व्हाइट कलर थोड़ा कम मिला था, ब्लैक के बारे में चर्चा ही नहीं है, रेड के बारे में भी चर्चा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। 41 पर आइए। द केव पेंटिंग फाउंड इन अरावली हिल्स आर सिग्निफिकेंटली मेनली बिकॉज। भैया क्यों मिली थी केव पेंटिंग हमें अरावली के अंदर जो मिली हैं वो किस चीज़ को ज़्यादातर दर्शा रही हैं, वो दर्शाती हैं किसी भी क्षेत्र के कालक्रम को। दे डिपिक्ट द एवोल्यूशन, यानी बता रही हैं कि किस तरीके से हम लोग बड़े पहले आए, लोअर में आए, फिर हम कहाँ पे पहुँचे, अपर पैलियोथिक में पहुँचे, ठीक है। तो यही इसके बारे में चर्चा की गई है, लोअर अप। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। OMG, चलिए एक और पैसेज और है और ये लास्ट पैसेज होने वाला है अपनी क्लास का। फिर मुझे 5 मिनट दीजिए। 41 क्वेश्चन हो गए हैं, 4 क्वेश्चन और बचे हैं। मेरे 3 गिनने तक आप स्क्रीनशॉट करेंगे, मैं छिप जाता हूँ। मैं जब तक धाम देता हूँ और आप लोग छिप जाइएगा। आइस पाइस खेल रहे हैं, स्टार्ट करें। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज मदर। मेरी माता जी भी क्या, बाकी मेरी जो दादी माँ थी बाकी दादी माँ के समान थी। वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल और द 20-year ओल्ड और द करीब 20 सालों से उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं। आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ। पीपल सेड शी वंस हैड बीन यंग एंड प्रीटी। लोग कहते हैं एक समय पे वो जवान हुआ करती थी, बहुत सुंदर दिखाई देती थी। एंड
इवन हैड अ हस्बैंड, और उनकी शादी भी हुई थी और उनका एक पति भी था, बट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन विश्वास नहीं होता। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेयार्स हंग अबव द मेटल पीस इन द ड्राइंग रूम के अंदर उसके दादाजी की तस्वीर लगी हुई है, और दादाजी की तस्वीर देखने के बाद में उसको विश्वास नहीं हो रहा। देखो क्या बोलती है दादाजी के बारे में, ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने क्या कर रखा है, एक बड़ी सी पगड़ी लगा रखी है। टर्बन मतलब पगड़ी होती है। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, उनके कपड़े कैसे हैं, बिल्कुल ढीले ढप्पे से कपड़े हैं उसके दादाजी के। हिज लॉन्ग एंड वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट, दाढ़ी इतनी बड़ी है उनकी, शेविंग इतनी बड़ी है कि कहाँ तक आ रही है, पूरे चेस्ट को कवर कर रही है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड, और वो कितने वर्ष के दिखाई दे रहे हैं, 100 वर्षों के दिखाई दे रहे हैं। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, ऐसे तो वो दिख ही नहीं रहे हैं कि जैसे कि उनके पत्नी और बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ, वो ऐसे देखते हैं मानो कि ही कुड हैव ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे उनके बच्चे नहीं हो, बस केवल उनके पास में बहुत सारे क्या हों, पर पोते हों, है ना, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हों। एज माई ग्रैंड मदर बींग यंग, मेरी दादी क्या है बहुत ही ज़्यादा युवा दिखाई देती हैं, प्रिटी सुंदर दिखाई देती हैं। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स, वो अक्सर हमें खेल के बारे में बताती थी दादी माँ। शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, वो बच्चों की तरह खेलती थी। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड फॉर हर पार्ट, वी ट्रीट इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस। देखिए दादी माँ के बारे में बता रहा है कि दादी माँ के बारे में वो बताते सुंदर थी, हमारे साथ खेलती थी, हम टाइम पास करते थे, उनके साथ भी खेलते थे हम। और इसके अलावा वो हमको क्या करती थी, कहानियाँ भी बताती थी, फेबल सुनाती थी। दादी नानी की कहानियाँ होती है ना, जानवरों की कहानियाँ वो सुनाती। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चंस पर, 42 पर आ जाइए। पहली एक ज़रूरी चीज़, जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं मैं उन बच्चों की दाद देता हूँ, उन बच्चों को सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है कि आप यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हर बच्चा यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इतना लॉन्ग वीडियो देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। आप कल फिर से तैयार रहिए, रात को 9 बजे दोबारा से पेपर आपको मिलेगा। मैं आपको अगले पेपर के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं अभी से डेटा बनाऊंगा तब तैयार करके दे दूंगा मैं। तो आप तैयार रहिए, बी वेरी वेरी फास्ट। रोजाना रात को आप CGL मेंस के टायर 2 के पेपर आपको मिलते रहेंगे। देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरफेयर ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। अब इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, द ऑथर लुक्ड अपॉन हिज ग्रैंड मदर एंड ओल्ड वोमेन लाइक एवरी ग्रैंड मदर। देखिए इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा उन्होंने जो शुरुआत में बोली है वो यही बात बोली थी कि जो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बाकी ग्रैंड मदर की तरह ही थी वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। 43 पर आइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से सबसे ज़्यादा अति आवश्यक फैक्ट देखना है। इसमें से द ऑथर एंड ग्रैंड मदर लिव फॉर 20 ईयर, ऑथर और ग्रैंड मदर एक साथ रहे थे, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ऑथर वाज 20 व्हेन ग्रैंड मदर डाई, ऑथर कितने का था, 20 साल का था जब उसकी दादी माँ मर गई थी। ग्रैंड मदर वाज 20 ईयर ओल्ड, ग्रैंड मदर 20 साल की थी नहीं, तो ऑथर वाज 20 ईयर ओल्ड व्हेन ही रोड द स्टोरी, ऑथर 20 साल का था जब उसने ये कहानी लिखी थी। तो भैया ऐसा तो कुछ उसने बताया नहीं कि ऑथर कोई कहानी लिख रहा है, ऐसा तो उसने क्लियरली नहीं बताया। लेकिन हाँ एक चीज़ समझ में आती है कि जब वो 20 वर्ष का था तब उसकी माता जी, उसकी दादी जी की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। इससे हमको एक थोड़ा सा इंस्टेंस मिल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि ऑथर 20 साल का था, बोल रहा है ना। देखो यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ कहाँ पे क्या हुआ। फॉर द 20 ईयर देन आई हैड नोन हर, 20 साल पहले जब मैं उनसे मिला था, जब वो अपने यंग डेज की बता रहा है राइटर कि मैं 20 साल पहले जब उनसे मिला था तब की घटना के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, कौन सा लगेगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। अगर किसी का कोई और ऑप्शन है तो प्लीज़ मेरे को बताइए गया, यह ऑप्शन जो है मैं SSC के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 44 पर आइए, 44 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। पैसेज के लिए टाइटल बताइए, किसके ऊपर कहानी चल रही है, सभी दादियों के ऊपर चल रही है, नहीं, दादाओं के ऊपर चल रही है, नहीं, परपोतों के ऊपर चल रही है, नहीं, ये चल रही है ग्रैंड मदर के ऊपर स्टोरी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में रिवोल्टिंग। अब रिवोल्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो क्या हो, रिपल्स करता हो, यानी कि किसी का विरोध करता हो, रिपल्सिव हो, प्रतिकर्षक हो, आकर्षक नहीं हो, कैसा हो, प्रतिकर्षक हो। ठीक है,
अब इसका आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, जो काफी क्या हो, आकर्षक हो, ठीक है, आकर्षक। रेबेल का मतलब क्या होता है, विद्रोही होता है, बदला लेने वाला। अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है, जो मन को अच्छा ना लगे। और पीस का मतलब होता है शांति। तो हमको देखना है रिवोल्ट का मतलब क्या होता है, किसी की खिलाफत करना। और अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ आकर्षित होना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। तो चलिए यहाँ तक हम लोग सारे बच्चों ने, मेरे साथ में जो बच्चे पहुंचे हैं भैया, बेस्ट विशेष हैं उनको। बेटा अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी मदद के लिए ही बैठा हुआ हूँ यहाँ, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से तैयारी करें, अपने और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।